साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। तो साथियों आज हम विशेष टॉपिक जिसके साथ उपस्थित हुए हैं वो है भारतीय संविधान में एकात्मक और साथ ही संघात्मक लक्षण। तो हम दोनों ही विषयों पर बात करेंगे कि भारतीय संविधान में जो कुछ विशेषताएं दिखाई गई हैं वो कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो एकात्मक लक्षण शो करती हैं और कुछ ऐसी हैं जो संघात्मक लक्षण शो करती हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं का अर्थ समझ लेते हैं। एकात्मक का मतलब है कि एक ही सुपर होगा। तो आप समझते हैं हमारे यहाँ पे केंद्र और उसके साथ साथ राज्य है। तो केंद्र और राज्यों को मिलाकर के बनता है संघ। ठीक। और अगर किसी वजह से ऐसा सिस्टम हो जाए कि इनमें से एक पक्ष दूसरे पर हावी हो जाए, जैसे केंद्र राज्यों पर हावी हो जाता है कई बार और केंद्र सुपा हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं एकात्मक लक्षण। यानी कि हमारे देश में एक होने का भी विशेष प्रावधान रखा गया है और विशेष विशेषताओं में इसको शामिल किया गया है। रीजन यही है कि कई बार राज्यों को अलग अलग शक्ति देना उतना फायदेमंद नहीं होता जितना कि पूरे राष्ट्र का एक होना फायदेमंद दे सकता है। तो इसलिए समय समय पर हमारा देश एकात्मक लक्षण भी शो करता है, जैसे कि हमारे संविधान में बात की गई है। संघात्मक में दोनों ही यूनिट वर्क करेंगी, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। तो यहाँ पर केंद्र और राज्यों को बराबर का दर्जा दिया गया है और बताया गया है कि दोनों अलग अलग प्रकार की चीजें हैं और क्योंकि दोनों की महत्ता है, दोनों की उपस्थिति है, तो दोनों को ही पावर मिलनी चाहिए और इसी वजह से दोनों को पावर दी गई है। तो हम सबसे पहले देखते हैं संविधान में एकात्मक लक्षण। तो मैं ये फालतू की चीज यहाँ से हटा दे रहा हूँ, आप इन सब चीजों को समझ सकते हैं यहाँ से। तो मैं बात करने वाला हूँ एकात्मक लक्षण पर। तो सबसे पहले एकात्मक लक्षण पे ही हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा इसमें शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। तो आप समझ सकते हैं कि जो बंटवारा हुआ है शक्तियों का, तो उसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, 3 सूचियां बनाई गई हैं। आपको पता है कि केंद्र सूची में केंद्र को कुछ विषय दिए गए हैं, राज्य सूची में राज्य को और समवर्ती में समवर्ती को। समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों को। और इसके अलावा एक अवशिष्ट शक्तियां और होती हैं जो केंद्र को ही दी गई हैं हमारे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके से जो मामला है वो केंद्र के पक्ष में ज्यादा जा रहा है, इसी वजह से ये इसका भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण है। तो बस आपको यही बात समझनी है कि कैसे वो एक रूप शो कर रहा है और अगर द्वैध रूप समझ में आ रहा है तो वो संघात्मक लक्षण उसका हो जाएगा। केंद्र राज्यों की सीमा नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो आप वो समझ सकते हैं कि मात्र 50% यूं समझ लीजिएगा कि केंद्र मर्जी चाहे तो राज्यों की सीमा में, नाम में और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि राज्यों से उसका कुछ परमिशन लिया जाए। तो यहाँ पे भी एकात्मक लक्षण नजर आता है। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता नहीं है। पूरे देश में केवल एक ही नागरिकता होगी और वो भारतीय नागरिकता होगी। किसी राज्य की अलग से नागरिकता का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति, क्योंकि राज्यपाल आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्यों पर पकड़ बनाए रखता है, इसीलिए केंद्र की तरफ झुकाव जाता है। तो ये एकात्मक लक्षण है। आपातकाल में पूर्णतः एकात्मक स्वरूप, ये तो आपको पता ही है। स्टेट सरकार सस्पेंड हो जाती है कुछ समय के लिए। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ये भी एक प्रकार का आपातकाल ही है। संविधान में संशोधन करने की पहल का अधिकार केंद्र के पास। तो आपको पता है कि संविधान में अगर संशोधन करना है तो राज्यों का कोई उसमें अधिकार या हस्तक्षेप नहीं होगा। बस आप समझ सकते हैं कि कुछ संशोधन ऐसे हैं जिसमें राज्यों से परमिशन चाहिए होती है 50%, लेकिन अन्य के मामले में काम सारा केंद्र का ही होता है। एकीकृत न्यायपालिका, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका है, यानी एक ही न्यायपालिका के नीचे तक अंग है। ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर अदर कोर्ट्स। कहने का मतलब ये है कि एक ही न्यायपालिका है, अलग से कुछ नहीं दिया गया है राज्यों को। तो राज्य में हाई कोर्ट होता जरूर है लेकिन वो अंडर सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो ये भी यूनिटी को शो करता है।
राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता नहीं। तो आपको पता होगा कि हर राज्य से जो प्रतिनिधि हैं वो अलग-अलग संख्याओं में जाते हैं, ठीक है? हर राज्य की सीटें बराबर नहीं हैं लोकसभा और राज्यसभा में, तो ये भी केंद्र की तरफ रुझान जाता है। तो यानी कि राज्यों को कमतर आंका गया है, कुछ को अपनी मर्जी से बढ़ाया गया है। अधिकारी तंत्र का नियंत्रण आपको पता है कि ज़्यादातर जो ऑफिसर होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं या राज्यपाल के। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही एक ही चीज को शो करते हैं, क्योंकि केंद्र का नियंत्रण ही समझा जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के अंडर ही राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। तो सारा तंत्र भी हमारे यहाँ पर एकात्मक व्यवस्था का ही रूप है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र की भूमिका। आपको पता है कि केंद्र सरकार पूरा हस्तक्षेप करती है और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और हटाने में भी आपको पता है बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण। संघात्मक समझ गए, जिसमें संघ में आप देखेंगे केंद्र और राज्य, तो दोनों को लगभग पावर दी जाती है, ये जरूरी है। पहला लक्षण जो इम्पोर्टेंट है वो है लिखित संविधान का होना। लिखित संविधान होने से फायदा ये होता है कि दोनों में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा बना रहता है। अगर ये लिखित ना होता तो केंद्र हावी हो सकता था। तो रिटर्न होने की वजह से राज्यों को अधिकार मिले रहते हैं, इसलिए ये संघात्मक लक्षण है। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी संघात्मक लक्षण है, क्योंकि संविधान ने बराबर दर्जा दिया है राज्यों को भी। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी संघात्मक लक्षण है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि केंद्र को मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि राज्यों को भी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये विभाजन अगर झुका हुआ है तो ये पक्ष केंद्र सरकार की तरफ झुका हुआ है। तो केंद्र की तरफ झुका होना, ये फिर एकात्मक व्यवस्था आ जाती है, जो अपशिष्ट शक्तियां और बचती हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, यहाँ पर आप देख सकते हैं उससे पहले जो थी वो एकीकृत न्यायपालिका थी। तो एकीकृत न्यायपालिका मतलब एक होना, यानी कि एकात्मक होना। जबकि स्वतंत्र न्यायपालिका अगर है तो वो केंद्र और राज्यों के लिए निष्पक्ष काम करेगी, ठीक है? राज्यों के लिए भी वर्क करेगी और केंद्र के लिए भी। तो इसलिए संघात्मक लक्षण में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, जिसका झुकाव एकात्मक या एक ही पक्ष की तरफ ना हो, केंद्र की तरफ ना हो, वो राज्यों का भी ध्यान रखे। संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया मैं अभी बता भी चुका था, क्योंकि संविधान संशोधन में कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिसमें 50% राज्यों से सहमति आवश्यक होती है। अगर मामला थोड़ा बड़ा है तो उसमें 50% राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। केंद्र और राज्यों में पृथक सरकारें बिल्कुल उपस्थित होती है संघात्मक सरकार में। संसद में उच्च सदन राज्यसभा की उपस्थिति। तो आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा में जो बना हुआ है उसमें राज्यों से ही लोगों को लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं अनुसूची 4 का विषय, जिसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, राज्यों को कितनी सीटें मिली हुई हैं। तो राज्यों की भी सहमति रखने के लिए राज्यों की बात रखी जाती है, और इसी वजह से संसद के उच्च सदन की उपस्थित का होना इसके संघात्मक स्वरूप को शो करता है। तो इस प्रकार से आपको ये कुछ विशेष चीजें हैं जो याद करनी है, और बाकी सारी वीडियो तो हमारी आती रहेंगी, आप लोग बस बने रहिएगा और समझते रहिएगा। चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।